उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट आज पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करेंगे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में तुरंत फुरत सक्रियता दिखाने के लिए पश्चिमी वायु कमान की सराहना की। उसे सर्वोच्च स्तर के अभियान संबंधी तैयारियां रखने का निर्देश दिया। वायुसेना प्रमुख डब्ल्यूसी के शीर्ष कमांडर के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिया कि सभी प्लेटफॉर्म शस्त्र प्रणालियों को तैयार रखा जाए। शुक्रवार को समाप्त हुए विचार विमर्श के दौरान कमांडरों ने उत्तरी सीमा प्रदेश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वायुसेना प्रमुख ने मजबूत भौतिक और साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी छात्र की योग्यता के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र सीबीएसई मूल्यांकन पद्धति से आए परिणाम से असंतुष्ट होंगे, उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का ऑप्शन रहेगा। वैकल्पिक परीक्षा अगस्त में हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख और एलएसी के दौरे पर जाएंगे। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें वो एलएसी पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। वो एलएसी के पास कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी मौजूद रहेंगे, जो फॉरवर्ड लाइन पर भी जाएंगे और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपकर 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया। मोर्चा ने अपने ज्ञापन के जरिए देश के करोड़ों किसान परिवारों की पीड़ा एवं गहरे रोष से राष्ट्रपति को अवगत कराया। प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन की तैयारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके चलते दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। इनेली नेता अभय चौटाला ने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब सजा पूरी हो चुकी है। जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से मुलाकात करेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। अभय चौटाला ने बसपा और अकाली दल के गठबंधन पर भी निशाना साधा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पीएसपीसीएल को किसानों को कम से कम 8 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के बाहर से कितनी भी लागत पर बिजली की खरीद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चालू बुआई के मौसम में किसी भी बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीए संजीव पलांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत की है। आज सुबह 11 बजे दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईडी अनिल देशमुख पर भी शिकंजा कस सकती है। शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हाजीपुरा इलाके में सेना की सूझबूझ के चलते आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया। दरअसल हाजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था और उसका साथी छिप गया था, जिसे सेना के जवानों ने सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया। रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ डीएमसीए नोटिस के कारण मंत्री के अकाउंट के एक्सेस को अस्थायी रूप से लॉक किया गया था और संबंधित ट्वीट को रोक दिया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट लॉक करने और भारत में ऑपरेशन के दौरान उनकी ओर से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे। चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ने के अपने चाचा पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले छोटे चाचा का निधन हुआ, फिर मेरे पिता का। चाचा ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश पिताजी के रहते भी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने तोड़ दिया। यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ अपने ने ही ऐसा धोखा किया है, लेकिन पिता की पार्टी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने मामले में बीजेपी का साथ नहीं मिलने पर कहा कि जब समर्थन की जरूरत है तब वो नहीं मिल रहा। चिराग ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के हर फैसले का साथ दिया है, चाहे धारा 370 हो या ट्रिपल तलाक या फिर एनआरसी हो या फिर राम मंदिर। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहे।
उन्होंने पूरी ईमानदारी से पीएम मोदी के हनुमान की भूमिका निभाई। अब बीजेपी को तय करना है कि उसे साथ देना है या फिर नहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आई एक ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि सुबह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री एक तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुरा बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान जरूरत के 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी, जिससे अन्य 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ सकता था। तो इसका मतलब दिल्ली के सीएम जी भर के झूठ बोल रहे थे, दरअसल वे झूठे ही हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज में झूठ बोलकर निकल नहीं सकते। वे देश की जनता से माफी मांगे। ऐसे वक्त में भी इतनी घिनौनी राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ऑक्सीजन ऑडिट पैनल को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था, तब आप चुनावी रैलियां कर रहे थे। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया, उन्हें झूठा मत कहिए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा शुरू करने पर शुक्रवार को अपनी मुहर लगा दी है। 1 जुलाई से चमोली जिले के निवासी बद्रीनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। हालात बेहतर होने के बाद अन्य जगहों के श्रद्धालुओं पर फैसला लिया जाएगा। बैंकों से करोड़ों रुपए का गबन कर देश छोड़कर भागे विजय माल्या को एक और झटका लगा है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि विजय माल्या को कर्ज देने वाले एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में मिली मदद की रकम पर कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला लिया। ऐसे में यदि किसी एम्प्लॉयर या शुभचिंतकों ने अपने एम्प्लॉय के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 6 दिन रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के चलते बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जिसमें कामकाज नहीं किया जाएगा। इसी तरह अन्य 9 दिन भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह कुल 15 दिन तक बैंकों का कामकाज नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8.4 से 10.1% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.3% का संकुचन हुआ था। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने की रेस में सबसे आगे है। इस रेस में उनके अलावा एक और खिलाड़ी है। इस बार भारत 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाएगा। भारतीय जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी ने महाद्वीपीय कोटा के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने की। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मुताबिक सुशीला देवी एशियाई सूची में 7वें स्थान पर रहते हुए ये कोटा उन्होंने सुनिश्चित किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सुशीला को सोशल मीडिया पर बधाई दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 11 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,24,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 57 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में 2 चरण की वैक्सीनेशन के बाद छूट की सीमा बढ़ा दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 48,618 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,182 नई मौत से अब तक 3,94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 64,524 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं 5,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में 11,540 नए केस से आंकड़ा 28,65,000 को पार कर गया। वहीं 118 मौत से अब तक 12,700 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,056 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,52,000 लोग स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन ने सख्ती जारी रखी है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 115 नए मामले सामने आए।
वहीं 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर में भारी कमी आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन में बताया कि 4 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,952 हो गई। मध्य प्रदेश में 50 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 22 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,871 पहुंच गया। 24 घंटे में 198 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,110 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 7 नए केस आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 293 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,92,000 को पार कर गया। वहीं 8 मौत से अब तक 13,423 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 710 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,72,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,889 पहुंच गई। राजधानी रायपुर में 11 नए केस सामने आए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आज गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना की समीक्षा की जाएगी। बैठक में मंत्री और अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल 9 जुलाई तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत दी गई है। रायपुर में अब सभी दुकानें, व्यापारिक संस्थानों, जिम को रात 8 बजे तक संचालन की छूट दी गई है। वहीं रविवार को भी दुकानों को अब रात 8 बजे तक खोले जाने को लेकर अनुमति दे दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति दी गई। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 30 करोड़ 79 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 20.5% यानी कि 25 करोड़ 37 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 5.5 करोड़ 82 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। बिहार में कोरोना की लहर को हराने के लिए तीसरा मेगा अभियान आज से शुरू किया जाएगा, जिसमें रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी लगाई जाएगी। स्पुतनिक के अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर भी लक्ष्य रखा गया है। आज सुबह 11 बजे से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। केरल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम येदियुरप्पा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया और केरल, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। एमपी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 88 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ 65 लाख यानी कि 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी कि 22,57,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि वैक्सीनेशन में इंदौर ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 82,45,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 23% यानी कि 68,77,000 लोगों को पहली डोज लगी है, तो वहीं 4.5% यानी 13,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया भर के देशों में तबाही मचा रहा है। ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है। कई यूरोपीय देशों सहित ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में भी कोरोना प्रतिबंध अब वापस लौटने लगे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी भयावह लहर का कारण भी इसे ही बताया जा रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम में भी इसी वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार देर शाम 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के निर्देश दिए। वहीं जिन जिलों में डेल्टा प्लस के केस मिले हैं, वहां तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के लिए कहा है। आपातकाल के खिलाफ मीसाबंदियों के काले दिवस का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में आज मौन धरना रखा जाएगा। इधर रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी ने संगोष्ठी आयोजित की है। इसे धर्मलाल कौशिक संबोधित करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक के बाद अधिकारियों से कहा है कि वो तीसरी लहर पर फोकस करें। साथ ही सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों की मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जिसमें जयभान सिंह पवैया कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच भी उत्साह नजर आया।